चलो हम लोग देखते हैं फिर। जैसे 13 क्वेश्चन था, उसमें है कि राइट अ सी प्रोग्राम टू काउंट टोटल नंबर ऑफ नोट्स इन गिवन अमाउंट। तो अभी हम देखते हैं कि मतलब अगर केवल यूज़र से अमाउंट लें और हम अपने मर्ज़ी से ही सारा कुछ बता दे रहे हैं कि मतलब खुद से ही बता दे रहे हैं कि इतना अमाउंट है तो मैक्सिमम इतने, अगर मैक्सिमम लिया जाए तो इतने नोट 2000 के होंगे, इतने 500 के, इतने 100 के, 1000 के, ऐसे। तो देख लेते हैं। तो अभी क्या है कि नोटबंदी हो गई है, तो उसके बाद से क्या है, 2000 का नोट भी आ गया और 1000 का बंद हो गया है। तो हम लोग वैसे ही प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। 2000 का ले लेंगे और 1000 का छोड़ देंगे। है, एडवांसमेंट चाहिए हमको प्रोग्रामिंग में। तो हम लोग एडवांस में जैसा है वैसे ही चलते हैं। आ जाओ भाई। तो जैसे कि ये वाला कोड देख लिया था कि अगर ए बी ले लिए, मतलब ए में स्टार्ट कर अमाउंट स्टोर करा लिया और बी में पूछ लिया कि कौन से नोट की काउंटिंग करके देनी है, और फिर उसके बाद यहाँ हमने नोट में ए डिवाइड बाई बी कर दिया, मतलब कि हमने काउंट करके बता दिया कि इतने अमाउंट में इस वाले नोट की कितने नोट होंगे, और फिर वही नोट प्रिंट करा दिया यहाँ पे। तो ये हम लोगों ने कल देख लिया था, तो इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, सिंपल ही था वैसे भी। आज हम देख लेते हैं कि मतलब अगर हम यूज़र से केवल अमाउंट लें और बाकी का वो हम लोग खुद कैलकुलेट करके दे दें कि इस 2000 कितने के हो सकते हैं, 500 कितने। तो वेरिएबल ले ले रहे हैं हम लोग, कुछ मिलते जुलते वैसे ही वेरिएबल ले ले रहे हैं। तो जैसे अमाउंट स्टोर करने के लिए AMT ले लिया, और 2000 का नोट के लिए अब क्या है कि जैसे जो वेरिएबल होते हैं वो डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकते ना, मतलब नाम उनका, तो इसलिए हमने N2TH ऐसे करके एक वेरिएबल ले लिया, मतलब 2000 के लिए N2TH 1000 ऐसे, और जीरो असाइन कर दिया ऐसे ही MN5H, मतलब 500 के लिए ले लिया। ये वाला 200 के लिए N2H, NH 100 के लिए, N50, N20, N10, N5, N2, N1, मतलब कि 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 0, 0, 0 तो नहीं, 2, 1। सर ये इक्वल्स टू जीरो क्यों लिया है? हमने क्या है कि स्टार्टिंग में बोल दिया है कि सारे नोट की काउंट, सारे नोट जीरो हैं अभी। तो अगर ये जीरो नहीं देंगे तो उससे एक दिक्कत होगी, तो वो हम दिखा दूंगा मैं बाद में अभी करके क्या दिक्कत आएगी अगर जीरो नहीं करेंगे इन सबको इनिशियली। तो अब हम देखते हैं कि जैसे हमने पूछ लिया एंटर अमाउंट, मतलब एंटर कर दो अमाउंट अपना। तो अमाउंट स्टोर करा लिया अमाउंट में, AMT में, और फिर उसके बाद अमाउंट स्टोर करा लिया हमने, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि अगर अमाउंट 2000 से बड़ा है, मतलब जो भी यूज़र ने अमाउंट अगर 2000 इनपुट किया, अगर वो 2000 से बड़ा है, तो उसको हम 2000 से डिवाइड कर देंगे अमाउंट को, ताकि हमें पता चले कि उसके में 2000 के नोट कितने हो सकते हैं। तो अगर उसमें मतलब हम अमाउंट को जब 2000 से डिवाइड करेंगे तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि 2000 के कितने नोट हो सकते हैं। तो मान लो अभी मैं एक केस ले रहा हूँ कि मान लो हमने अमाउंट 4420 एंटर किया, तो 4420 को अगर 2000 से डिवाइड करेंगे तो वहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, 2, मतलब N2TH में 2 स्टोर हो जाएगा। तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि अब हमें पता चल गया है कि तो यहाँ से हमने क्या है, अमाउंट को 2000 से डिवाइड कर दिया, तो फिर काउंटिंग पता चल गई कि इतने नोट हो सकते हैं 2000 के उसमें, अगर मैक्स लिया जाए तो अब क्या कर रहे हैं, जैसे ये वाली लाइन लिखी है, इसमें लिखा है अमाउंट माइनस इज इक्वल टू N2TH डिवाइड बाई 2000। तो इसका मतलब क्या हो गया, अमाउंट माइनस 2H, ये मैंने बताया था जब हम लोग ऑपरेटर वगैरह पढ़ा रहे थे उसमें, कि इनका मतलब क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस। तो वही है, हम क्या कर रहे हैं, अमाउंट में से ये घटा दे रहे हैं। क्या घटा दे रहे हैं, N2TH। N2TH में क्या स्टोर था, यहाँ से जो काउंटिंग निकल के आ रही है 2000 की, वो तो N2TH को मल्टीप्लाई कर रहा है फिर 2000 से ही। तो अगर हम N2TH को 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें ये पता चल जाएगा कि 2000 के अगर उसमें 2 नोट हैं तो कितना अमाउंट हो जाएगा। तो 2000 के अगर 2 नोट हैं मतलब 4000 हो गया। तो 4000 अगर 4420 में से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, इतने रुपए बचे हमारे पास अब। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर 2000 के 2 नोट हैं तो फिर उसके बाद हमारे पास इतना अमाउंट बचा है 420। तो अब ये देखना है कि 420 अगर अमाउंट बचा है तो कौन कौन से नोट रहे होंगे। तो उसके लिए हम आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो आगे प्रोसीड करेंगे तो जैसे कि ये 420 है, और फिर आगे का नोट मतलब 500 का नोट होता है 2000 के बाद, आज के मतलब अभी जो प्रेजेंट टाइम है नोट जो है वो 2000 के बाद फिर 500 का है।
तो हम चेक कर रहे हैं अगर अमाउंट ग्रेटर दैन इक्वल टू 500 है तो फिर इसमें एंट्री होगी। तो अब इस केस में तो नहीं है 500, इस केस में तो 420 है, तो इसमें नहीं होगी, नीचे आ जाएंगे। लेकिन अगर मान लो 420, मतलब ये 420 नहीं होता, अगर 500 से थोड़ा ज़्यादा होता, 600 समथिंग कुछ होता, तो क्या होता है यहाँ पे इसमें एंट्री होती है। और इसमें क्या लिखा था, N5H इज इक्वल टू अमाउंट डिवाइड बाई 500। तो मतलब एक तरीके से क्या है, हम उस अमाउंट को, जैसे मान लो अगर 620 होता, तो मैं बोल रहा था कि मान लो अगर 420 की जगह मतलब 620 समथिंग कुछ होता हमारे पास, मतलब कुल मिला के 500 से बड़ा होता कुछ अगर, तो उस केस में क्या होता। तो यही है मतलब उस अमाउंट को हम डिवाइड करते 500 से, तो वहाँ से हमें क्या मिलता, काउंटिंग में निकल के आती। तो काउंटिंग कितनी निकल के आती है, अगर 620 है तो क्या एक 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 पता, मतलब एक आता वहाँ से, तो एक आता। तो फिर उसके बाद क्या करते हैं हम, नीचे अमाउंट कितना है, 620 है, तो 620 में से माइनस कर देते क्या, N5H मतलब 1 इंटू 500, मतलब कि 500 माइनस कर देते। तो अगर 620 में से 500 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 120। तो फिर 120 बचता, फिर हम उस 120 को लेकर फिर नीचे बढ़ते, तो ऐसे मतलब होता। तो अभी क्या है, अभी 420 है इस वाले केस में, ऊपर वाले केस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 420 है, तो इस वाले में से तो मैच नहीं किया, तो मतलब इसमें तो कुछ नहीं होने वाला। हम नीचे आए, नीचे देखा कि अमाउंट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 200, तो हाँ भाई 420 200 से बड़ा होता है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एंट्री लेंगे। तो इसमें एंट्री लेंगे तो फिर क्या होगा, इसमें होगा N2H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अमाउंट कितना है 420 को डिवाइड करेंगे 200 से, तो क्या मिलने वाला है हमको यहाँ से, 2 मिल जाएगा यहाँ से। मतलब क्या है, N2H की वैल्यू कितनी हो गई, 2। तो अब 2 हो गई, तो फिर क्या है, अमाउंट माइनस इज इक्वल टू, मतलब क्या है, अमाउंट में से यानी कि 420 में से माइनस करना है क्या, N2H मतलब 2 इंटू 200 यानी 400 माइनस कर देना है। 400 माइनस कर देंगे तो फिर कितना बचेगा, 20 बचेंगे केवल हमारे पास। तो उस 20 को लेके हम आगे बढ़ेंगे, तो जब आगे बढ़ेंगे तो इसमें लिखा है अमाउंट इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 100, तो मतलब इसमें भी एंट्री नहीं होगी। तो क्या है कि एक तरीके से हम वही करते जा रहे हैं, 200 को निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 200 से डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ पे ऐसे करते रहे हैं। ऐसे ही 100 का किया है, 50 का, 20 का। तो अभी क्या है, यहाँ पे 20 है, तो इस वाले यहाँ 50 में भी नहीं एंट्री होगी और यहाँ 20 में एंट्री होगी। तो फिर इसमें हम एंट्री करेंगे और 20 में एंट्री करेंगे, तो फिर क्या है, इसमें यहाँ एंट्री की हमने, और N20 की वैल्यू अब देखेंगे तो कितनी होगी, अमाउंट क्या है 20 ही है, तो 20 डिवाइड बाई 20 यानी कितना हो गया, 1 हो गया। चलो ठीक है, 1 हो गया। अब नीचे अमाउंट माइनस, यानी कि 20 था अमाउंट, 20 में से माइनस करना है क्या, 20 इंटू वो 20 में से माइनस करना है N20 की वैल्यू क्या है 1, तो 1 इंटू 20 मतलब 20 माइनस कर देना है। तो यहाँ से क्या मिलने वाला है हमको, 0, मतलब वो अमाउंट हमारा 0 हो चुका है। तो जब 0 हो चुका है तो इस वाली कंडीशन को चेक करेगा 10 वाली से, तो इससे भी मैच नहीं होगा, फिर इससे मैच करेगा, इससे भी नहीं मैच होगा, तो मतलब और नीचे जाएंगे, फिर 2 से चेक करेगा, 2 भी नहीं हुआ, फिर 1 से चेक करेंगे, 1 भी नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ, नीचे लिखा है printf में, तो printf में हमने क्या करा रहा है, प्रिंट कि 200 इज इक्वल टू %d फिर /n, ऐसे एक ही लाइन में सारा कुछ प्रिंट करा लिया है। यहाँ क्या है, आगे वैल्यूज़ है उनकी, देखो इसमें क्या है, N2TH क्या था, 2000 के नोटों की काउंटिंग, N5H क्या था, 500 के नोट की काउंटिंग, मतलब कितने नोट है। N2H क्या था, 200 के नोट की, और NH 100, ऐसे N50 50, और ये 20, और ये 10 5 2 1। तो क्या है कि जिन जिन वेरिएबल्स में, मतलब यहाँ पे आ जाओ, कहाँ है, देखो जिन जिन लूप्स में हम घुसे हैं, मतलब जिन जिन एफ में घुसे हम, तो वहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे N10 और या मतलब जैसे इस वाले में घुसे थे, N20 में घुसे थे हम जैसे, तो N20 में घुसे तो यहाँ N2H की वैल्यू क्या हो गई थी, 1, ठीक है। और यहाँ पे जो कहाँ गया, ये इस वाले में घुसे थे हम, तो यहाँ N2H की वैल्यू कितनी हो गई थी, 2, और इसमें तो घुसे ही नहीं थे। ये मैंने दूसरा केस लिया था कि अगर मान लो 620 होता तो क्या होता, तो इसमें तो हम घुसे ही नहीं, ठीक है। और इस वाले में भी नहीं, मतलब ये तो एक ही है।
और इसमें घुसे तो यहाँ पर भी n/2th की वैल्यू होगी 2। तो क्या है, पहले ऊपर क्या था, सबकी वैल्यू 0 0 0 0 थी। तो अब क्या है, जब जिन जिन में हम घुसते जा रहे हैं उसमें क्या है, वैल्यू चेंज होती जा रही है। जो भी वैल्यू चेंज होती जा रही है वो स्टोर हो जाएगी उसमें। तो क्या है, यहाँ एंड में 1 सेकंड करना हो कुछ देखना पड़ता है, तो सॉरी फॉर उसके मतलब डिस्टर्बेंस के लिए हम लोग को वेट करना पड़ा। हाँ, तो हम लोग देख रहे थे। हाँ, तो जैसे जिस जिस इफ में घुसे वहाँ पे क्या है, वैल्यू चेंज हो गई। जैसे पहले 0 था इनिशियली सब में, तो अब 0 की जगह क्या हो गया, वैल्यू चेंज होती जा रही है। अगर बढ़ती जा रही है उनकी 2 हो गई, जैसे यहाँ भी 2 हो गई, यहाँ क्या हो गया 1 हो गया। तो अब क्या है, अगर यहाँ 0 नहीं करते हम, यहाँ पे अगर सबकी वैल्यू 0 नहीं करते, तो जिन जिन में मतलब किसी किसी इफ में तो हम घुसे ही नहीं ना। और यहाँ पे क्या है, यहाँ तो हम सबकी वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, 50 की भी, 10 की, 20 की, सबकी प्रिंट करा रहे हैं। तो फिर क्या होता है, अगर यहाँ 0 नहीं होता ना, तो फिर हमें आउटपुट में क्या है, गार्बेज वैल्यू मिलती है। वो कुछ भी अपनी मर्जी से दे देता, कुछ भी निकाल के। तो देखो मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से इनकी सबके 0 हटा दे रहा हूँ, ठीक है। फिर देखते हैं, क्योंकि जब हमने यहाँ इनिशियली भी कुछ दिया नहीं है, इनको वैल्यू देंगे नहीं अगर, और इनमें इफ़ में अगर ये इफ़ मतलब कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो उनमें भी घुसेगा नहीं अगर, तो क्या वैल्यू कुछ असाइन ही नहीं होगी इन वेरिएबल्स को। और वैल्यू कुछ असाइन नहीं होगी तो क्या होगा, कंपाइलर अपनी मर्ज़ी से कुछ भी वैल्यू प्रिंट देने लग जाएगा। तो वही देख ले रहे हैं, देखो जैसे ये एंटर अमाउंट पूछ रहा है तो मैं 420 ही कर दे रहा हूँ, ठीक है, 4420। ये क्या हो रहा है, ये 0 0 क्यों दे रहा है, गार्बेज देना चाहिए इसको। हाँ, दे भी रहा है, देखो 2 है, इसकी 1 है, 500 की 1, 200 की 2 बोल रहा है। और नीचे 1 की देखो इसने क्या दिया है, 4 2 0 2 कुछ भी, मतलब पता नहीं है 1 के नोट इतने होंगे क्या। 1 तो था ही नहीं उसमें, 20 पे आके अमाउंट हमारा ख़त्म हो गया था ना। लेकिन देखो 1 की क्या वैल्यू आ रही है, मतलब कुल मिला के एरर गार्बेज है। जैसे मेरे में थोड़ा अलग है, हो सकता है तो लोगों में अलग अलग वैल्यू आए। जैसे मान लो यहाँ पे 50 वाले में कुछ और लिख के आ जाए, 3251 ऐसे कुछ अलग से उल्टा सीधा, मतलब अपनी मर्ज़ी से कुछ भी वैल्यू देगा। जैसे कि तुम देख भी रहे हो 1 वाले में क्या है, कुछ अलग ही वैल्यू दे रहा है। तो इसलिए क्या करेंगे, अगर हम इन सबको 0 बोल देंगे, इन सबको हम इसलिए 0 कर दें, n1 को 0 ले तो, क्या n1 को 0 ले तो n1 को 0 ले लोगे तो n1 की तो ठीक कर देगा गार्बेज वैल्यू। अभी क्या है, 420 वाले केस में तो उसने 0 0 बता दिया। अभी हम कोई दूसरा अमाउंट दे देंगे तो फिर उसने अभी n50 के भी कुछ गार्बेज वैल्यू देने लगेगी, फिर तुम बोलोगे n50 की भी 0 कर दो। तो इसलिए अच्छा है कि हम सबकी वैल्यू 0 ही कर दे रहे हैं ना इनिशियली, क्यों फालतू में पंगा करना। अभी तो वो 4420 वाले केस में था ना, n1 की वैल्यू वो दे रहा था। अभी हम कुछ दूसरी अमाउंट दे देंगे तो फिर अभी n50 की भी देने लगेगा कुछ अलग फिर। तो इसलिए क्या, हम अभी से ही सबकी 0 कर देते हैं ना, ताकि कुछ हो ही नहीं ऐसा केस, हमें रिजल्ट आउटपुट सही मिले। तो देखो अब सब सही मिल रहा है, 1 का कुछ है नहीं है तो 0, 10 के भी नहीं थे 0, 200 का 2, 100 के 0 ऐसे। ठीक है, समझ में आया। सर दोबारा दिखाना जो पहले किया था। पहले, अच्छा पहले वाला ये था कि एंटर अमाउंट हमने पूछ लिया था, एंटर कर लिया था, एंड ए में स्टोर कर लिया था। नोट पूछ लिया था कि कौन सा नोट बताना है, कौन से नोट की काउंटिंग करके देनी है, तो वो हमने स्टोर कर लिया। फिर क्या किया, नोट इजिकल टू ए डिवाइड बाई बी, मतलब अमाउंट डिवाइड बाई नोट, मतलब 200 अगर लिखा होगा तो 200 से डिवाइड हो जाएगा अमाउंट का, तो वो क्या होगा नोट। यही तो कर रहे हैं हम यहाँ पे, n2 इजिकल टू अमाउंट डिवाइड बाई 2, n20 डिवाइड सर अगर मैंने इसका दूसरी तरह से किया है। किसको दूसरी तरीके से किया है सर अभी चैट में डाल रहा हूँ। हाँ, सर अगर अमाउंट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस करें तो लिख तो आएगा आंसर सही। ये इस जगह, इसकी जगह यस सर अमाउंट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस n50 into 50। हाँ, तो इसका मतलब यही होता है ना। ये देखो मैंने लिखा तो है, देखो सर हाँ, सर मैंने चैट में डाला है, देखना चैट में डाला है मैंने। 1 मिनट देख रहा हूँ मैं। ये वही तो है, इसको शॉर्टकट मतलब क्या है, ये चीज़ इतना लिखेंगे अमाउंट इजकल टू, ऐसे लिख ले तो भी आंसर तो आ जाएगा। तो इसका मतलब ही यही होता है। वो तुमने क्या है, जैसे ये क्या है शॉर्ट फॉर्म लिखी है उसकी, और तुम क्या है उसको फुल फॉर्म में लिख रहे हो, तो बात एक ही है ना। यार तुम उल्टा सवाल करते हो। हाँ हाँ, अच्छा पूरा नहीं किया है क्या, पूरा नहीं भेजा आई थिंक।
देखो मैं करता हूँ। तो हम कोड दूसरा देख लेते हैं जिसमें क्या है कोड 14। राइट अ सी प्रोग्राम टू इनपुट एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एंड चेक वेदर ट्रायंगल इज़ वैलिड और नॉट। तो कैसे पता चलेगा कोई मतलब ट्रायंगल वैलिड है कि नहीं, अगर अगर हम यूजर से एंगल्स ले लें तो कुछ है क्या लॉजिक होता है? सर, दो का योग तीसरे तीसरे से बड़ा होता है, दो भुजाओं का योग। नहीं, ये भुजाओं वाला नहीं है, ये एंगल्स वाला है। है। ये एंगल्स वाला है ना। तो ट्रायंगल की क्या खासियत होती है कि कोई भी एंगल्स हो, लेकिन अगर मतलब तीनों एंगल्स का समीशन हमेशा 180 होता है। यही तो ये होती है ना ट्रायंगल होने के लिए। कौन सा वाला है सर ये? एंगल्स क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसमें ये पता करना है कि एंगल्स लेनी है यूजर से ट्रायंगल की, तीनों एंगल्स ले लेनी है और तुमको ये बताना है कि क्या वो वैलिड ट्रायंगल है या नहीं। तो वैलिड ट्रायंगल की कंडीशन क्या होती है? वो तो 180 होता है टोटल। हाँ, तो कम समीशन हमेशा 180 होता है। तो बस वही हमने लगा दिया, इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 है तो ट्रायंगल इज़ वैलिड है। अगर ये 180 के इक्वल नहीं होगा तो फिर ट्रायंगल इनवैलिड है। ये तो सबसे ईजी था। ठीक है, अब साइड वाला देखते हैं। मतलब जो 15 है उसमें लिखा है कि राइट अ सी प्रोग्राम टू इनपुट ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड चेक वेदर अ ट्रायंगल इज वैलिड और नॉट। तो मतलब हम साइड्स लेंगे यूजर से और हम चेक करेंगे कि ट्रायंगल वैलिड है कि नहीं। तो तो साइड्स जब भी हम लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि कोई सी भी दो साइड उठा लें हम ट्रायंगल की और फिर उनका समीशन करें, तो जो तीसरी साइड बचेगी उससे हमेशा बड़ा ही होनी चाहिए वो साइड। मतलब उन दोनों का समीशन तीसरे वाले से बड़ा ही होना चाहिए। साइड्स में ये प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की। तो वही हम कर रहे हैं। ए प्लस बी ग्रेटर देन सी हो, या फिर ए बी प्लस सी ग्रेटर देन ए हो, या फिर सी प्लस ए ग्रेटर देन बी हो। इन तीनों में से कोई सी भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाएगी तो इसका मतलब ट्रायंगल वैलिड है, और नहीं तो इनवैलिड है। हाँ सर हेलो सर, हाँ अगर आप जीरो भी वैल्यू दे देंगे किसी साइड की और इन तीनों में से कोई कंडीशन, जैसे मान लीजिए आपने वो सी को 0 दे दिया और ए बी को कुछ वैल्यू दे दी। अच्छा, हाँ एंड होना चाहिए यहाँ। सही है बोला, तीनों का हमेशा एंड होना चाहिए यहाँ। मतलब ये तीनों, मतलब किन्हीं भी दो साइड को उठाएं तो तीसरी हमेशा बड़ी होनी चाहिए, एंड आएगा यहाँ। क्योंकि वही है कि ज़ीरो मतलब जैसे हमने दो साइड्स को ही उठाई और तीसरी साइड छोटी रहेगी तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ सही लॉजिक है, एंड होना चाहिए। मतलब हमेशा दो कोई सी भी दो साइड्स उठाएं और उनका समीशन तीसरी वाली से बड़ा ही होना चाहिए, तो इसलिए एंड आएगा। तो ट्रायंगल इज़ वैलिड एल्स इनवैलिड। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला? हेलो, सर पहले वाला दोबारा रन करना। कौन सा वाला? एंगल्स वाला। एंगल्स वाला, ये प्रोग्राम रन करना है। अच्छा, तो क्या एंगल्स दे दूँ? मान लो मैंने 50 एंगल्स दे दिया और एक 80 दे दिया, तो अब तीसरी क्या दें बताओ? दो तो मैंने एंटर कर दी, तीसरा है, तुम बताओ क्या एंटर करूँ? 15 सर, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि एक 0 बाकी दो 90। अच्छा, 0 90 90। हाँ, तो इस केस में क्या होगा? दो एंगल अगर 90 हैं तो दो एंगल 90 हो ही नहीं सकते, वो बनेगा ही नहीं ट्रायंगल। ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। हाँ, किसी सर भी इसके लिए हमें इसके लिए अलग से बताना पड़ेगा ना, जैसे मैं प्रोग्राम भेजूँ क्या? नहीं, मतलब क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल 90 हो नहीं सकते ना। तो तुमने इनपुट ही गलत दिया है ना, वही वाली बात हो गई ना। एक तरीके से हम यहाँ हम देख रहे हैं कि मतलब अच्छा चलो ठीक है, सही बात है। सर प्रोग्राम को थोड़ी पता है। हाँ दे रहे हैं चलो। वैसे 90 से कॉमन सेंस वाली बात ये थी कि 90 से कम ही साइड देनी चाहिए। जैसे हम अल्फ़ाबेट का प्रोग्राम बनाया था तो उसमें क्या था, अपर केस लोअर केस चेक करना था। तो वहाँ पे हम अगर अल्फ़ाबेट्स के अलावा और कुछ देंगे तो फिर वहाँ दिक्कत होगी ना। तो इसलिए तो चलो ठीक है, यहाँ पे दे देते हैं और वो दे देते हैं कि क्या दें, a प्लस बी प्लस सी ये होना चाहिए एंड में क्या दें?
हाँ सर मैंने प्रोग्राम भेजा है चैट बॉक्स में। एक सेकंड मैं देख ले रहा हूँ। एंड ए प्लस बी कहाँ गया, प्लस बी सर जीरो वाली लगा दो ना, इक्वल टू नॉट जीरो। क्या इक्वल टू नॉट जीरो दिखा दो ना कोड के, होना नहीं चाहिए इक्वल टू, तब तो फिर ही हो जाएगा। नहीं नहीं, वो उससे बेटर ये वाली कंडीशन है, देखो दिखा दूंगा कैसे। ये लेंथी हो रही ना थोड़ी उससे। नहीं वो बात सही है, लेकिन वो फेल हो जाएगा एक कंडीशन में, तो वो मैं ये इसलिए ये वाली लगा रहा हूँ, वो भी बता दूंगा कैसे। फिर मतलब एक ऐसा इनपुट अगर दें हम तो वहाँ वो फेल हो सकता है, तो इसलिए। हाँ वैसे जीरो वाली 180 ज़ीरो, हाँ ये भी कर सकते हैं, सही बोल रहे हो। ये कर दें हम a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सर ए ग्रेटर देन 0 कर दिया ना। अरे यही सही है, a नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और आपने लिखा है अगर जीरो है टू ज़ीरो, क्या बोल रहे हो? फिर और क्यों लिखा है आपने यहाँ पे तीनों को? हाँ वो इसलिए क्योंकि अगर एंड लगा देंगे ना तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। एंड लगाएंगे तो क्या होगा, ये वाली कंडीशन तो चेक हो जाएगी, ठीक है। मान लो जैसे 90 हम एंटर कर रहे हैं, ठीक है, तो 90 एंटर कर रहे हैं तो 180 हो जा रहा है, तो यानी ये कंडीशन ट्रू हो जा रही है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एंड उसके साथ हम ये चेक कर रहे हैं कि ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो जैसे अगर ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो अगर ज़ीरो है तो ये कंडीशन फॉल्स, ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए, हाँ तो ये कंडीशन ट्रू। और एंड लगा देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे होगा बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो वहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि वहाँ क्या है, बी की वैल्यू क्या है 90। तो ये क्या है, पूरा एंड है ना, मतलब ये वाला वो मतलब एरर आ जाएगा ना वहाँ पे, फिर मतलब कोई लॉजिक नहीं रह जाएगा ना। यहाँ पे क्या है, इन तीनों में से जैसे इसके साथ और इन तीनों में से किसी एक के साथ हमें चेक करना है, केवल कंपैरिजन करना है। मतलब ये हो कंडीशन ट्रू, साथ में इनमें से कोई एक कंडीशन ट्रू हो, मतलब इनमें से एक कंडीशन ट्रू हो का मतलब क्या हुआ कि सी ज़ीरो नहीं हो, बी ज़ीरो नहीं हो, या फिर ए ज़ीरो नहीं हो। ये अरे विपुल वहाँ पे एंड आएगा और की जगह पे। सारी जगह नहीं, एंड नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। सर मेरा तो तीनों एंड आके चल रहा था, क्योंकि अगर मान लो एंड ही आएगा सर, क्योंकि एंड क्यों आएगा बताओ? सर जीरो होने नहीं चाहिए ना, तीनों नहीं होने चाहिए, तीनों में से एक भी। क्योंकि सर ए अगर जीरो हो जाएगा और बी जीरो हो जाएगा, तीसरा सी वाला 180 ले लेंगे, तभी तो हो जाएगा 180 तीनों का योग, इसलिए एंड लगेगा तीनों में। हाँ बात सही बोले, एंड आएगा और क्या। सही है, सही है। एक्चुअली क्या है कि जहाँ से हमने कोड उठाए थे ना वेबसाइट से, तो वहाँ पे क्या है, वो बेसिक्स के कोड थे ना, तो इसलिए क्या है, इतने से ही वहाँ पे जो सॉल्यूशन है उनमें सिर्फ इतना ही है। अब तो और मैंने जब किए थे अपने फर्स्ट ईयर में, तब मैंने भी सिर्फ इतना ही कोड लगाया था, और सर ने कहा था, मतलब फैकल्टी थे ना, उन्होंने चेक भी किया था, उन्होंने कहा था हाँ ठीक है इतना सही है। तब हम लोगों ने इतना ये नहीं किया था, तो इसलिए। लेकिन हाँ ये सही, अच्छी बात है कि हम लोग ये कर रहे हैं।
ये कंडीशन सही है कि हम लोग स्टार्टिंग से ही सारी सर चीज़ें हेलो थोड़ा। सर, इससे अच्छा तो है कि मतलब कि हम ग्रेटर देन जीरो ही ले लें, क्या चीज़? तीनों को ग्रेटर देन जीरो ही ले लें। हेलो सर, मैंने प्रोग्राम भेजा था आपको रन करना। ग्रेटर देन जीरो इसलिए ले सकते हैं क्योंकि एंगल जो होता है वो नेगेटिव भी तो हो सकता है। नेगेटिव एंगल नहीं होता है क्या? नेगेटिव क्लॉकवाइज होता है, क्या एंटी ये क्लॉकवाइज तुम्हारा कोड है क्या? इसके नीचे है। अच्छा ये इसमें क्या लिखा है? ये इंट एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 सम फिर क्या किया है? सम इज इक्वल टू एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3, ठीक है। इफ़ सम इज इक्वल टू ये एंड एंगल 1 इज ग्रेटर देन 0 एंड एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंड क्या है कि देखो फिर जब, चलो ठीक है, इसको ना कॉपी पेस्ट करके दिखा देना तुमको। ये 0 90 90 केस पे चल रहा है, सही चल रहा है, आउटपुट सही दे रहा है। यस सर। अच्छा कैसे देगा? अगर यहाँ पे एंगल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एंगल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एंगल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो ट्रायंगल इज वैलिड एल्स इनवैलिड नॉट इक्वल टू 0 और एंगल। अच्छा ठीक है, सही लग रहा है ये सर। हाँ सही चल रहा है ये भी। हाँ तो ये भी सर कंडीशन नेगेटिव वाला केस कर रन करके दिखाना। नेगेटिव वाले केस में। ट्रायंगल में नेगेटिव होगा ही नहीं ना। हाँ नेगेटिव एंगल कैसे लोगे ट्रायंगल में? सर ऋषभ सर ने बताया था ना, उल्टा लेके करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज लेके कर लेते हैं। तो तो इसका मतलब एक तो ट्रायंगल अच्छा बताओ क्या है एंगल? माइनस में कितना ले एंगल बताओ। हेलो, जैसे एक मिनट ना हम ना ट्रायंगल बना के देखते हैं। जैसे मान लो अगर कोई ट्रायंगल में एक माइनस का होगा तो बाकी दो का सम 180 से ज्यादा का हो जाएगा ना। देखो ये ट्रायंगल है, ठीक है, और अगर ये ट्रायंगल है और हम अगर इसको 180 बोलना चाह रहे हैं, मतलब क्या है कि मतलब नेगेटिव में अगर एंगल लेना चाहें तो ये हो सकता है कि अगर हम ऐसे डिफ़ाइन कर दें कि जो हमारी वो है वो कुछ ऐसी है, मान लो इस क्वाड्रेंट में है मान लो, तो अगर ऐसे है तो ये एंगल देखेंगे, फिर ये एंगल देखेंगे, ये एंगल, तो जैसे ऐसे रोटेट, अरे यार एंगल्स कभी नेगेटिव एंगल्स नहीं रख सकते। हाँ वही तो, क्योंकि अगर ये वाला एंगल ऐसे मान लो इधर से हमने काउंटिंग करना स्टार्ट की तो माइनस, पहली बात तो अगर इधर से काउंटिंग करेंगे तो वो पॉजिटिव ही रहेगा एंगल, ठीक है। और अगर हम ऐसे मतलब उल्टा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज अगर डायरेक्शन में अगर एंगल कैलकुलेट करें तो ऐसे नेगेटिव आ सकता है एंगल, ठीक है। चलो फिर इस वाले को क्या करोगे? इस वाले को पॉजिटिव लेना पड़ेगा क्योंकि इसको ऐसे कर रहे हो इसलिए, फिर इसको तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एंगल में नेगेटिव का सवाल ही नहीं उठता है, इसलिए तो इनर एंगल्स ही तो 180 डिग्री होता है उनका सम, तो इसलिए एंगल, केवल इनर एंगल। हाँ ट्रायंगल का इसलिए हम नेगेटिव एंगल नहीं ले सकते, पॉजिटिव ही रहेगा। तो अब कौन सा क्वेश्चन था? 116। हाँ इसमें ये चेक करना था इक्विलेटरल है, आइसोस्केल्स है या फिर स्केलिन ट्रायंगल है। तो अगर हम एंगल मतलब वही साइड्स ले लें ए बी सी और उसके बाद कंपेयर करा लें कि ए इज इक्वल टू बी या फिर एंड बी इज इक्वल टू सी, और
हाँ, इक्विलेटर में क्या होता है, इक्विलेटर में तीनों साइड इक्वल होती है ना। हेलो। हाँ, तो फिर हम ये कंडीशन लगाते रहे हैं कि ए बी के इक्वल होना चाहिए और बी सी के इक्वल होना चाहिए। तो क्या है, तीनों साइडें इक्वल हो जाएंगी। तीनों साइड इक्वल हो जाएंगी, इसका मतलब क्या है, इक्विलेटरल है। और अगर ये ट्रू हो गया तो इक्विलेटरल है, अगर ये ट्रू नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि कोई सी मतलब जैसे अगर मान लो स्केल स्केल आइसोस्केल्स हुआ, तो आइसोस्केल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई सी दो साइड्स ट्रू होती हैं मतलब। हाँ, तो इसलिए फिर हमने यहाँ और लगा दिया, मतलब ए इजल टू बी हो, या फिर बी इजल टू सी हो, या फिर सी इजल टू ए हो। मतलब कि अगर कोई ए बी अगर इक्वल है, और या फिर बी सी इक्वल है, या फिर सी ए इक्वल है, इन तीनों में से कोई अगर एक भी इक्वल है ना, तो आइसोस्केल्स हो जाएगा। अब क्या है, अगर हम इस वाली कंडीशन को सबसे पहले रख दें अगर यहाँ पे ऊपर, तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर क्या होगा, ये वाला जो इक्विलेटरल अगर ट्रायंगल हुआ तब भी वो क्या बताने लगेगा, इस आइसोस्केल्स। तो फिर हम क्या करेंगे, ये वाली कंडीशन है ना, उसको सबसे ऊपर रखेंगे। आ रहा है समझ में कि नहीं? मतलब इस वाली कंडीशन को हम यहाँ ऊपर क्यों नहीं रख सकते पहले? क्योंकि क्या है, इस कंडीशन में क्या है, कोई सी भी एक ट्रू हो जाए ना, मतलब तभी वो आइसोस्केल्स हो जाएगा। और नीचे क्या हम करेंगे, इफ एल्स लैडर लगा रहे हैं, तो क्या इफ एल्स लैडर लगा रहे हैं, तो क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर हम नीचे कर देंगे तो ऊपर ही ये ट्रू हो जाएंगी कंडीशंस इक्विलेटर वाले केस में, क्योंकि इक्विलेटर वाले केस में तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो क्या ये ऊपर ही ट्रू हो जाएगा, तो वो बोल देगा आइसोस्केल्स है, तो फिर नीचे आएगा ही नहीं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्विलेटर वाली बोलेंगे कि देखो पहले सबसे पहले यही चेक कर लो तुम इक्विलेटरल है कि नहीं। अगर इक्विलेटरल है फिर तो ठीक है। हाँ, फिर वहाँ डबल एंड होगा ना इफ मैंने बोला था कल भी कि मतलब एक सिंगल और भी लगा सकते हैं, मतलब ऐसे और के लिए, और सिंगल एंड भी लगा सकते हैं, उससे एरर नहीं आता। अगर मतलब अगर सिंपल अगर कंपैरिजन हो रहा है, तो अगर कॉम्प्लेक्स मतलब थोड़ा कंपैरिजन ज़्यादा है तो उसके लिए दिक्कत होती है। देखो अभी मैं कंपेयर करके दिखा दे रहा हूँ, सिंगल एंड से क्यों हो जा रहा है। यहाँ पर मैंने सिंगल और भी, तो नीचे सिंगल और ही तो यूज़ किया है। देखो तो यहाँ मैं 15 अरे 16 ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, देखो रन कर रहा है ना बिल्कुल सही। सर इसमें भी तो ट्रायंगल वैलिड होना चाहिए, दो साइड का सम तीसरे से ज्यादा होना चाहिए, तभी तो आप बताएंगे कि ट्रायंगल इक्विलेटरल है या फिर आइसोसेल्स। हाँ, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे हम सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि वो ट्रायंगल इक्विलेटरल नहीं, तो यहाँ पे वही वाली बात होगी ना यार। मैंने जब थोड़ी देर पहले एक मतलब जो स्टार्टिंग में वो एक प्रोग्राम था जिसमें बताना था अपर केस है या लोअर केस है, तो उसमें क्या है, हम पूछ रहे थे कि मतलब चेक कर रहे थे कि अगर स्मॉल ए से जेड तक के बीच में है तो लोअर केस है, और एल्स में क्या लिख दिया था, एल्स में लिख दिया था कि नहीं तो अपर केस है। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, मतलब हम मान के चल रहे हैं ना कि जो यूज़र इनपुट करेगा वो अल्फ़ाबेट ही इनपुट करेगा, कुछ और इनपुट नहीं करेगा। तो वैसे ही यहाँ पर भी तो अब क्या है, अभी हमको ये प्रोग्राम किसका बनाना है, ये चेक करना है इक्विलेटरल के लिए। तो अभी हमको ये लॉजिक चेक करना है, ये कि तुम ये वाला लॉजिक और ये वाला लॉजिक सही लगा पा रहे हो कि नहीं। वो तो हमने देख लिया ना, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देख लिया ना कि तुम लोग ये कर सकते हो। ये इससे पता चल गया ना कि हाँ ये वाला, यहाँ हमें पता चल गया कि तुमको आता है, तुमको ट्रायंगल चेक करना आता है। अब क्या है, अब ये दूसरा प्रॉब्लम है। अब हम ये देख रहे हैं कि क्या अगर ऐसा हुआ इक्विलेटरल, तो वैसे ही यहाँ हम मान के चल रहे हैं कि अब जो यूज़र इनपुट करेगा वो ट्रायंगल की वैलिड साइड इनपुट करेगा। ठीक है। यस। हाँ, नहीं तो फिर हम ये करना चाहो ऐड कर सकते हो, प्रोग्राम को बड़ा हो जाएगा बस प्रोग्राम, और कुछ नहीं है। एग्ज़ाम में अगर जैसे एग्ज़ाम में वो बोल रहा है कि यही देखो, अब यही मैं समझा सकता हूँ कि देखो जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन है कोई, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें क्या करोगे, उसमें पूरा सब कुछ लिख के आओगे क्या, मेन पॉइंट ही तो लिख के आएंगे ना, जो मेन बात है वही लिख देंगे ना, उतना काफ़ी होता है। 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है, तो हम सारी चीज़ लिखते हैं उसमें, ये भी, तो मतलब जितना ज़्यादा लिख सकते हैं उतना सही है। तो वैसे ही है यहाँ पे, क्या है ये बेसिक्स के प्रोग्राम है, तो यहाँ पे क्या है मेन चीज़ ये देखनी है कि तुम लोग ये वाली कंडीशन और ये कंडीशन सही है कि नहीं। तो ये कंडीशंस की बात हो रही है। वैलिड ट्रायंगल हम ये मान के चल रहे हैं कि जो यूज़र है वो ट्रायंगल्स की साइड ही इनपुट करने का, वैलिड ट्रायंगल साइड। 17 देखते हैं, राइट अ सी प्रोग्राम टू फाइंड ऑल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये मैं तुम्हें लास्ट में बताऊँगा क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए। और पहले हम देख लेते हैं 18, 19, 20 उसके बाद। तो 18 वाला देखते हैं। 18 में क्या है, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करके देना है।
कहाँ गया क्वाड्रेंट, हाँ प्रॉफिट और लॉस 18। नहीं आ रही रिक्वेस्ट, नहीं रिक्वेस्ट नहीं आ रही है। हाँ तो हम वही प्रॉफिट लॉस का देख लेते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा प्रॉफिट लॉस का ही है क्या? हाँ प्रॉफिट लॉस का ही है। तो प्रॉफिट लॉस के लिए हमें क्या चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस कितनी थी उस प्रोडक्ट की, कितने में बेचा गया, कितने मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब कितने में ख़रीदा कितने में बेचा, और फिर ये दो और वेरिएबल ले लिया मैंने प्रॉफिट लॉस के लिए। और वो परसेंटेज, मान लो अगर परसेंटेज निकाल के देना हो कि कितने परसेंटेज का लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, तो उसके लिए PR। प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए कितने रुपए का प्रॉफिट लॉस हुआ, तो उसके लिए PL ले लिया मैंने वेरिएबल। तो एंटर अ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस पहले है पूछा है तो कॉस्ट प्राइस पहले स्टोर करा लिया, फिर सेलिंग प्राइस। फिर हम चेक कर रहे हैं कि अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है, हम चेक कर रहे हैं अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है यानी क्या है, जो लॉस हो गया उसको। हाँ तो वही यहाँ हमने क्या किया, जो कॉस्ट प्राइस थी उसमें से सेलिंग प्राइस माइनस कर दिया, तो वहाँ से हमें पता चल गया कि कितने रुपए का उसको लॉस हुआ। तो यहीं पे हमने लिख दिया लॉस ऑफ परसेंटेज, मतलब इतने रुपए का लॉस हो गया उसको। और अगर ये नहीं है तो इसका मतलब क्या है, सेलिंग उससे ज़्यादा रहा होगा, तो फिर हमने एल्स में लिख दिया कि इतने का प्रॉफिट हुआ उसको। अब यहाँ एक केस हो सकता है कि मान लो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस मतलब इक्वल रहा हो उसमें, तब भी वहाँ पे लिख के आ जाएगा प्रॉफिट ऑफ इतने %, 0 रुपये का, तो कोई दिक्कत थोड़ा ना है, प्रॉफिट ऑफ 0 लिख के आएगा ना, मतलब क्या है 0 रुपये का फ़ायदा हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। एल्स में सही है वो बात, क्योंकि वो साथ में ये भी तो बोल रहा है प्रॉफिट ऑफ 0, मतलब क्या है 0 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो बात तो वही हुआ ना कि कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ। तो वैसे ही प्रॉफिट में हम क्या कर दिया हमने, SP माइनस CP, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब परसेंटेज निकालना हो तो अरे परसेंटेज निकालना है तो क्या करना है, जो भी यहाँ पे प्रॉफिट लॉस जो भी निकला हो यहाँ पे PL ही होना चाहिए। सर PR और PL क्या है? PL ही हैं दोनों चीज़ें, PR परसेंटेज है बस, तो यहाँ से PR यानी परसेंटेज निकालना, मतलब जो भी लॉस हुआ, जितने रुपए का भी लॉस या प्रॉफिट जो भी हुआ उसका मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और फिर कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करेंगे, तो परसेंटेज में लॉस और प्रॉफिट निकल आएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा एंड इन परसेंटेज %D और फिर उसको प्रॉफिट मतलब परसेंटेज को प्रिंट करा दिया। समझ में आया है क्या कि मैं फिर से एक्सप्लेन करूँ इस चीज़ को? लो थोड़ा सा परसेंटेज के लिए PER ले ले रहा हूँ मैं, ठीक है। PER वेरिएबल ले लिया परसेंटेज के लिए और प्रॉफिट लॉस बताने के लिए PL ले लिया, ठीक है। तो अब देखते हैं चलो। तो बोल रहा है एंटर द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस मान लो उसकी 1000 मतलब 100 रुपये और उसको बेच दिया हमने 120 रुपये में, तो वो बोलेगा प्रॉफिट ऑफ 20 एंड इन परसेंटेज 20%। तो क्या है 20 रुपये का फ़ायदा हुआ और परसेंटेज में भी 20% का ही फ़ायदा हुआ है उसको। मॉडुलस भी लगा लो। मॉडुलस क्यों लगाएं? अच्छा ठीक है, लो भाई मॉडुलस लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही आ जाएगा या फिर वो साइन लगाते हैं क्या उसका? एस्केप, हाँ बताना पड़ेगा एस्केप। एस्केप सीक्वेंस यूज कर। कहाँ गया एस्केप वाला? स्लैश नहीं ये नहीं, बैक फॉरवर्ड स्लैश। हाँ ओके, आजा। क्या कह रहा है? अच्छा ये चल रहा है पहले से, खुल जा समसम। चलो तो अब क्या करते हैं, हम थोड़ा बड़ी अमाउंट ले लेते हैं, ठीक है। कितनी हो गई है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 हो गए। तो इसको हम बेच देते हैं अब 12,000 में, 12,200 में बेच देते हैं। चलो तो देखते हैं क्या रहा है, प्रॉफिट ऑफ 2,200 रुपये का और परसेंटेज में 22% का। परसेंट नहीं आया भाई, परसेंट का साइन तो नहीं आया तेरा। तो
तो यही है लॉस का। अब देखो जीरो वो सेम ले लेते हैं, सेम वाला परसेंट, सेम वाली देख लेते हैं कंडीशन। परसेंट को सिंगल इन्वर्टेड कॉमन में लिखना। जैसे मान लो 100 रुपये में बेचा, 100 रुपये में खरीदा, सबको 100 हो गया, तो प्रॉफिट भी 0 रुपये का हुआ, परसेंट भी 0 में हो गया। क्या बोल रहे हो अब तुम बोलो। एस्केप सीक्वेंस नहीं लगाएंगे एरर आ जाएगी क्या? हाँ एरर आ रहा था ना, देखो वो कंपाइल ही नहीं हो रहा था। अरे कंपाइल क्यों होगा, अभी अभी तो एरर आ रहा था। अजीब ही है यार ये देव C++, अभी अभी एरर बोल रहा था, अब नहीं दे रहा है, अभी भी नहीं दे रहा। नहीं दे रहा है। देखो अभी क्या था यहाँ पे, अभी लिख के आ रहा था नीचे, अभी जो जब मैंने अभी स्पेस दे दीजिए सर, डी के पास हाँ स्पेस हाँ दे देखो 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 देखो, कुछ नहीं होने वाला यार, एरर आना चाहिए था, अभी एरर आ भी रहा था। 2 मॉडुलस यूज कर लो। सही है, जो परसेंटेज को सिंगल इन्वर्टेड कॉमन में लिखना। सिंगल 2 मॉडुलस यूज कर लो। इसको अच्छा इसमें बोल रहे हो तुम, ऐसे करके ऐसे जी कॉमाज आ रहे हैं, परसेंटेज नहीं आ रहा, फिर भी देख लो। कंपाइलर में कुछ एरर है, सुनो मेरे सुनो मेरे कंपाइलर में कुछ एरर आ रही है, क्योंकि अभी जब मैंने यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगाया था केवल ऐसे, तो जब मैं कंपाइल कर रहा था तो एरर आ रहा था। अब क्या है, वो एरर नहीं शो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, कुछ कंपाइलर में दिक्कत हो गई है। डबल मॉडुलस यूज करो पहले। क्या यूज़ कर रहे हैं? 2 मॉडुलस। अभी अभी तो किया था ये, हमको प्रॉफिट लॉस निकालना था, तो अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो जाएगी सेलिंग प्राइस से तो वहाँ हमको लॉस हो जाएगा, और अगर मतलब अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो मतलब क्या प्रॉफिट है, तो वही कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने रुपए का लॉस हो गया हमको, और प्रॉफिट जानना है तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे तो प्रॉफिट पता चल जाएगा कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ। और परसेंटेज में निकालना है तो क्या हुआ, प्रॉफिट लॉस जो भी निकल के आए उसको 100 से मल्टीप्लाई करो, और फिर उसके बाद कॉस्ट प्राइस से डिवाइड कर देंगे, तो परसेंटेज में हमको पता चलेगा कि कितने रुपए का लॉस या प्रॉफिट हुआ। ठीक है, समझ में आ गया। 18 के बाद हमको देखना है अब 19 का, जिसमें वो पूछ रहा है कि 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, 5 के ही है ना, 1 2 3 4 5, हाँ 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, और उनके अकॉर्डिंग हमें ग्रेड देनी है, ग्रेड ABCDE ई तक, F भी है, F तक देनी है ग्रेड परसेंटेज के अकॉर्डिंग। तो 90% के ऊपर है तो A, 80 के B, C ऐसे करके ग्रेड देनी है। तो उसका प्रोग्राम देखते हैं। तो अब हमको ग्रेड्स प्रिंट करानी है, वैसे तो अब अंकित सर एक बार बता चुके हैं इसको क्लास में, लेकिन एक बार देख लेते हैं अभी यहाँ पे जल्दी से। तो हमको फिजिक्स के मार्क्स हैं तो उसके लिए P ले लिया, केमिस्ट्री के लिए CH, बायोलॉजी के लिए B, मैथ्स के लिए M, और फिर ये कंप्यूटर के लिए C है, और समीशन निकालेंगे हम उनका तो इसलिए सम, और फिर परसेंटेज निकालना है तो हमको P फिर से, तो PER परसेंटेज निकालने के लिए PER ले लिया एक वेरिएबल। तो 5 सब्जेक्ट के स्टोर करा लिए वे मार्क्स, और उसके बाद समीशन निकाल लिया, उनका टोटल कर लिया, मतलब 5 सब्जेक्ट को, और उसके बाद हमने यहाँ पे परसेंटेज निकालना है। 5 सब्जेक्ट का परसेंटेज निकालना क्या है कि जो भी समीशन आया हो उसका 5 से डिवाइड कर देंगे तो परसेंटेज निकल आएगा। मतलब 100 से मल्टीप्लाई, वैसे परसेंटेज कैसे निकलता है, 100 का मल्टीप्लाई करते हैं फिर 500 का डिवाइड करते हैं, तो एक तरीके से हम अगर केवल 5 से डिवाइड कर देना तो भी परसेंटेज निकल आएगा। तो बस वही है। तो यहाँ से परसेंटेज निकाल लिया हमने, एस मतलब जो भी समीशन है उसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो परसेंटेज निकल आएगा, और यहाँ पे प्रिंट करा दिया टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इतना एंड परसेंटेज इतना। ठीक है, अब हम चेक करते हैं ग्रेड के लिए कि ग्रेड कैसे कैसे आएगा। तो अगर ग्रेड मतलब PER परसेंटेज 90 से अब या 90 है तो प्रिंट कर दो ग्रेड A, एल्स अगर परसेंटेज 80 से अब है और 90 से छोटा है तो प्रिंट कर दो ग्रेड B। वैसे देखो जैसे क्या ये इफ एल्स लेटर है, तो हम अगर इसमें ये वाली कंडीशन नहीं लगाएंगे ना तो काम चल जाएगा, जो परसेंटेज B वाली ये वाली कंडीशन, देखो हटा दे रहा हूँ मैं। अगर यहाँ इफ़ मतलब अगर हम ऐसे लगाएं इफ़ तो हमें कंडीशन यहाँ लगानी पड़ेगी एंड ऐसे करके, एंड PER लेस देन 90, ये कंडीशन लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर हम इफ एल्स लेटर यूज़ करें तो हम ये कंडीशन कम लगानी पड़ेगी हमको, क्योंकि क्या होगा इस कंडीशन पे आएगा ही तभी जब वो 90 से
छोटा होगा तभी तो नीचे आएगा। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तभी तो, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो क्या करेगा वो ग्रेड ए प्रिंट करेगा और बाकी ये सब छोड़ देगा। यही तो होता है इफ एल्स में, जहाँ भी कंडीशन ट्रू हो जाती है वो उसके बाद वाला एग्जीक्यूट करता है और बाकी का नीचे छोड़ देता है। तो वैसे ही अब मेरी आवाज़ जा रही है या मैं सिर्फ बोले जा रहा हूँ? यस सर। हाँ तो ठीक है, अब ग्रेड बी प्रिंट कर दिया अगर परसेंटेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 80 है, अगर ग्रेटर दैन इक्वल टू 70 है तो हम प्रिंट कर देंगे सी को, और अगर 60 है तो प्रिंट कर देंगे डी, और अगर 40 से अबव है तो एफ एल्स मतलब 40 से भी अब नहीं है, मतलब इससे भी कम रह गया तो फिर क्या है ग्रेड एफ। तो ये एफ ठीक है। अब वो समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को? ये मैंने हटा दिया एक एक इनका स्टेटमेंट, वो क्यों? क्योंकि एल्स इफ एल्स लेटर यूज़ कर रहे हैं हम इसलिए। हेलो ठीक है, तो इसको एक रन करके दिखा दे रहा हूँ मैं, ठीक है? तो बताओ भाई कितने कितने किस किस के सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं अपने स्कूल में? मान लो 90 आए हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं हमारे सारे। 98, 92, 96 और 99। वाह, 1 2 3 4 5 1 2 3 5 सब्जेक्ट हो गए। तो ये 775 नंबर आए हैं भाई और 95% बनी है और ग्रेड ए। वाह। तो अब हम ग्रेड बी प्रिंट करा के देखते हैं। मान लो तो ग्रेड बी प्रिंट कराने के लिए क्या है, 80 से अब होना चाहिए, तो हम अब 80 वाली लाइन में देंगे मार्क्स। तो मान लो 82, 86, किसी में मान ले रहा है 90 आ गए, और फिर 81, फिर 80 और एक में कर दे रहा है 77। 1 2 3 4 ज़्यादा मार्क्स हो गए। अरे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। हाँ, ग्रेड बी 84% एंड ग्रेड बी। देखो सही है ना, समझ में आ रहा है ना? हेलो 100 100 100। हाँ भाई सही है, अच्छी बात है। ओनली फॉर सीबीएसई, यूपी बोर्ड में मार्क्स कटते हैं। हाँ हाँ, ये भी बात सही है। तो क्वाड्रेटिक वाला हमने छोड़ रखा है, वो हम देखेंगे अभी हम इसका देख लेते हैं, बेसिक सैलरी वाला। तो ये इसमें ये बोल रहा है कि अगर मतलब किसी बंदे की सैलरी इतने से ज़्यादा है, नहीं, इफ़ बेसिक सैलरी इज़ लेस देन, हाँ अगर इतने से कम है, इतने कितने हैं ये, 1 2 सैकड़ा 10,000, हाँ 10,000 से अगर कम है तो उसमें उसके HR मतलब HAR ये होगा 20% और DA होगा इतना। तो फिर बताओ कि बेसिक मतलब तो उसकी टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी। और ऐसे ही अगर उसकी मान लो दूसरा है कि अगर किसी की मतलब ये 10,000 के बाद नहीं, 10,000 से ऊपर है और लेकिन 20,000 से कम है, तो फिर उस कंडीशन में इतने का HR होगा, इतने का DA होगा, तो टोटल फिर बतानी है हम लोग को ग्रॉस। और अगर किसी क्या है, किसी की बेसिक सैलरी इससे ज़्यादा है, मतलब 20,000 से अगर ज़्यादा है, तो फिर उस कंडीशन में HAR इतना होगा और 95 DA हो जाएगा। तो फिर ग्रॉस सैलरी बताओ। तो अब हम वही देख, ग्रॉस सैलरी होता क्या है? वही देखो लॉजिक वही तो देखेंगे। रुको वेट करो, ये ट्रायंगल बनाया था, इसको हटा देते हैं। देखो तो हम ना फ्लोट सैलरी है तो हम फ्लोट ले रहे हैं, ठीक है? सैलरी की बातें हो रही हैं तो हम क्या है, हमको पाई का हिसाब चाहिए, ठीक है? तो इसलिए हम फ्लोट ले रहे हैं। फ्लोट बेसिक सैलरी के लिए बेसिक वैल्यू मतलब वो कर लिया मैंने। ग्रॉस के लिए ग्रॉस, DA और HRA निकालने के लिए HRA। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एंटर बेसिक सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, और इसको परसेंटेज F लगा के बेसिक सैलरी हमने ले ली। तो जब हमने बेसिक सैलरी ले ली तो जैसे कि पहली कंडीशन थी, अगर 10,000 से कम है तो उसका DA कितना होना चाहिए, इतना, और HRA इतना। अब देखो यहाँ पे वही एल सिर्फ है ना, तो इसलिए सिर्फ एक ही कंडीशन लगाई है मैंने कि इतने से अगर मतलब बेसिक सैलरी अगर इसके अंदर है 2,000 मतलब 20,000 के 20,000 से कम है अगर, तो फिर DA इसका इतना होगा और HRA इतना होगा। मैंने यहाँ देखो एक कंडीशन नहीं लगाई ना कि इतना हो मतलब 20,000 से कम हो और एंड 10,000 से बड़ा हो, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं लगाई ना, सिर्फ ये वाली कंडीशन लगाई है। वो क्यों लगाई है, क्योंकि ये इफ एल्स लैडर है। तो इफ एल्स लैडर में हमको ये फ़ायदा होता है। तो DA हमने बता दिया बेसिक्स का
इतने परसेंटेज है और HRA बेसिक्स का इतना परसेंट है, बेसिक सैलरी का इतना परसेंटेज है। वहाँ पे परसेंटेज उसमें दे रखा था, देखे किस में दे रखा था, कहाँ गया ये, 20% और 80%, 95%, 90% ऐसे। तो उसको हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब एल्स में हमने बता दिया कि अगर बेसिक सैलरी उसकी इतनी है, मतलब इससे ज़्यादा हो जाएगी अगर, मतलब ये दोनों हो गए, मतलब 10,000 वाला हमने देख लिया, 20,000 का देख लिया। अब क्या है, अब तो फिर यही बचा ना दूसरा केस, जिसमें क्या हो जाएगा, इससे ज़्यादा ही होगी 20,000 से सैलरी। तो 20,000 से सैलरी ज़्यादा होगी तो फिर क्या हो जाएगा, उसका DA इतना होगा और HRA इतना होगा, इतने परसेंटेज। तो फिर अब क्या है, ग्रॉस क्या होता है, बेसिक प्लस HRA प्लस DA, तीनों का जोड़ के जो आता है वो ग्रॉस सैलरी होती है। तो बस वही हमको क्या है, हम इनके अकॉर्डिंग जो भी होगी सैलरी, उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ से DA और HRA मिल जाएगा। अब देखो इस वाले केस में मैंने यहाँ पे कुछ DA और HRA को ज़ीरो नहीं किया है, क्यों, क्योंकि इन तीनों में से कुछ ना कुछ एक तो होने ही होने वाला है। ये वाला होगा, ये नहीं होगा तो फिर ये होगा, और ये नहीं होगा तो ये होगा, मतलब तीनों में से कोई एक तो होने ही वाला है, और कुछ ना कुछ वैल्यू स्टोर हो जाएगी इनमें। तो इसलिए मैंने यहाँ ज़ीरो नहीं किया है इनिशियली, ठीक है। तो ग्रॉस को हमने फिर निकालने के लिए बेसिक प्लस HRA प्लस DA प्लस कर दिया और फिर यहाँ पे प्रिंट करा लिया। हेलो, समझ में आ गया? विपुल, हाँ। अगर इसमें हम एक्स्ट्रा मतलब वर्क जोड़े तो? एक्स्ट्रा वर्क क्या जोड़ना है? एक्स्ट्रा वर्क के लिए अगर सैलरी भी होती है, जैसे कि काम जितना ज़्यादा। तो उसके बाद अब कौन सा बच गया, हाँ ये वाला, जिसमें हमको बिल बताना है अपने घर का ही बिल अपना मान ले रहे हैं। तो उसमें यह है कि टाइम आज फिर से ज़्यादा हो गया। फर्स्ट मतलब 50 यूनिट तक, पहली 50 यूनिट तक हमको इतने रुपए यूनिट के हिसाब से बिल पे करना है, और उसके नेक्स्ट 100 मतलब क्या हो गया कि 50 यूनिट तक तो इतने रुपए होगा, उसके बाद क्या है 150 तक, मतलब 50 के बाद 150 तक हमें इतना, और नेक्स्ट 100 मतलब क्या है 250 तक फिर इतना, और फिर अब उसके ये हो जाएगा। और फिर उसमें नीचे एक चीज़ और लिखी है नोट में कि ऐड एडिशनल सब चार्ज ऑफ 20% इज एडेड टू द बिल, मतलब ये सब निकालने के बाद उसमें हमें 20% और ऐड करके हमें वो टोटल अमाउंट बताना है कि कितने बिल हो गया हमारा। तो कोड देखते हैं अब हम लोग। तो कोड हमने देखा है, ये रहा। तो यूनिट तो इंटीजर में ही होंगी, ठीक है, मतलब 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट ऐसा तो हो नहीं सकता, 2.5 यूनिट ऐसा क्या होता है, कुछ नहीं। यूनिट तो मतलब इंटीजर ही होगी, तो इसलिए इंटीजर। अमाउंट फ्लोट में हो सकता है, और ये जो T अमाउंट का मतलब हो गया टोटल अमाउंट, मतलब जैसे 20% और एक्स्ट्रा था ना, जो मतलब यहाँ से ये वाला अमाउंट यूज़ कर रहे हैं हम, वो मैं भी बता दूंगा। ये T_ अमाउंट यूज़ कर रहे हैं कि जो 20% एक्स्ट्रा चार्ज हो जाए ना, तो मतलब ये फाइनल अमाउंट कितना हो गया वो। और चार्जेस, ये चार्ज मतलब कितने यूनिट पर कितने हमको चार्ज देना पड़ रहा है यहाँ पे, वो उसके लिए मैंने एक चार्ज नाम का वेरिएबल ले लिया। तो अभी हम क्या है एंटर करा लेते हैं यूज़र से यूनिट, ठीक है। फिर ये कंडीशंस दिए हैं अब हमने कि अगर यूनिट लेस देन इक्वल टू 50 है, मतलब अगर यूनिट 50 तक या 50 के अंदर है, तो जो भी अमाउंट होगा वो कितना होगा, यूनिट इंटू इतने 0.50 पैसा, तो इतने रुपए पर यूनिट अमाउंट हो जाएगा। और अगर एलसिफ अगर 150 तक है तो 25 प्लस यूनिट माइनस ये क्या है, तो फिर हम क्या कर रहे हैं, यूनिट माइनस 50 इंटू 100। हाँ तो 25 प्लस क्यों, क्या देखो ये 25 ऐड क्यों कर, हाँ वो देखो ये क्या कर रहे हैं, क्या है कि हमको फर्स्ट मतलब जैसे यहाँ क्या है 150 तक है ना, 150 तक, तो क्या है फर्स्ट 50 यूनिट का हमको चार्ज तो इसी से देना है ना, इस वाले के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट 50 से क्लियर हो गया। हाँ तो फर्स्ट 50 मतलब क्या है 50 इंटू 0.50, तो यहाँ से वैल्यू क्या आने वाली है 25। तो क्या है हम उन 50 यूनिट का रुपए हमको कितना देना है, 25 रुपये देना है। और फिर उसके बाद कितना है, जो भी यूनिट यूजर ने एंटर किए हैं उसमें से 50 माइनस करनी है, फिर जो भी बची उन यूनिट्स का फिर हमको इतने रुपए के हिसाब से चार्ज देना है। तो इसलिए फिर यूनिट माइनस 50 इंटू ये
तो यहाँ से जो निकल के आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद और प्लस 25 रुपये ये, तो वो टोटल अमाउंट हो जाएगा। तो ऐसे ही अब यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यूनिट इंटू 250, अगर 250 से कम है यूनिट तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे वो वाला केस हो जाएगा कि जैसे 25 रुपये तो 25 रुपये तो 50 वाले, मतलब ये वाले हो गए, ठीक। और उसके बाद 75 रुपये के हिसाब से ये 100 यूनिट का, तो 75 रुपये के हिसाब से 100 यूनिट का ये कितना हो जाएगा, 75 रुपये। तो टोटल कितने रुपये हो जाएंगे, 100 रुपये हो जाएंगे। तो यानी 100 रुपये तो हमको ये देने हैं इन दोनों के हिसाब से। और फिर उसके बाद आगे के मतलब जो भी यूनिट बची होंगी उसमें से यूनिट माइनस 50, मतलब ये टोटल कितना हो गया, 50 यूनिट ये थी और 100 यूनिट ये थी, तो यूनिट माइनस 150 और मल्टीप्लाई करना है इतने रुपए का। तो यहाँ से फिर टोटल जो भी आएगा उसमें 100 जोड़ेंगे तो फिर वो टोटल अमाउंट हो जाएगा। और एल्स में क्या करना है, अब एल्स में देखो ये हो गया, एल्स में क्या हो गया, अब हमारे पास हो गया 25 रुपये फर्स्ट वाले के हिसाब से फर्स्ट यूनिट, और 75 रुपये उसके हिसाब से सेकंड वाली केस के अकॉर्डिंग, और फिर इस वाले के अकॉर्डिंग, यानी 1.20 ये है ना, तो इसके अकॉर्डिंग 120 रुपये हो जाएंगे हमारे। तो टोटल कितना हो जाएगा फिर ये 220। तो 220 तो हमें इसके अकॉर्डिंग देने हैं, और टोटल यूनिट कितनी है, ये 250 हो रही थी, तो ये यूनिट माइनस 250, यूनिट माइनस 250 करेंगे, मतलब अब जो भी यूनिट बची उनका अब कितना ऐसे देना है हमको, 1.5 रुपये के हिसाब से अमाउंट, मतलब 1.5 रुपये के हिसाब से चार्ज देना है। तो वो अमाउंट हो गया। अब क्या है, यहाँ हम चार्ज देख ले रहे हैं। तो चार्ज क्या था, उसमें बोल रहा था कि जो भी अमाउंट होगा, जो भी हमारा अमाउंट निकल के आएगा उसमें 20% का हमें और ऐड करना पड़ेगा। तो चार्ज निकालने के लिए जो भी अमाउंट निकल के आएगा इनमें से, वो अमाउंट में हम अगर 20% और ऐड कर देंगे तो यहाँ से हमको चार्ज मिल जाएगा कि इतने रुपए हमको और देने हैं। तो टोटल अमाउंट कितना देना है हमको, जो अमाउंट ये निकल के आया यहाँ से या यहाँ से जो भी निकल के आएगा वो अमाउंट प्लस ये वाला चार्ज। तो फिर फाइनल हमारा बिल प्रिंट करना है हमको, इतने रुपए हमको रुपए का बिल देना पड़ेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझ में आ गया, ये बताओ, इतना मतलब मुश्किल भी नहीं है। हेलो भाई, यस मतलब सर इसको ग्रुप में डाल देना ये वाला कोड। हाँ ठीक है, ग्रुप वगैरह में तो डाल देंगे। देखो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो फर्स्ट यूनिट का चार्ज था वो हमको इतने रुपए के हिसाब से देना था, तो यूनिट इनटू ये, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है इस वाले केस में, अगर 50 से कम होगा तो ये वाला आएगा और इसके अकॉर्डिंग काउंट करके दे देगा। तो ये नीचे की तो बात ही नहीं करेंगे फिर तो। अब क्या, अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो इस वाली कंडीशन को आके चेक करेगा, और मान लो 150 के अंदर ही है, तो 150 के अंदर है तो मतलब क्या है, ये है ना कि पहली 50 यूनिट का तो हमको इस रेट से देना था ना। तो अगर 150 से मतलब अगर ये कंडीशन फॉल्स ही और इस कंडीशन पे आया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है ना कि 50 से ज़्यादा है यूनिट और 150 से कम या फिर इक्वल है। तो 150 से कम है और 50 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, पहली 50 यूनिट का तो हमें 25 मतलब इसके अकॉर्डिंग ही पैसा देना है ना। तो इसलिए हमने क्या किया, 50 यूनिट का पहले ही निकाल लिया, 50 इंटू 1.05 तो 25 रुपये आएंगे। तो 25 रुपये वो, और फिर क्या किया है, जो भी यूनिट हैं उनमें से 50 यूनिट माइनस कर दी। तो जब 50 यूनिट माइनस कर देंगे तो फिर अब जो भी यूनिट आएंगी उस यूनिट को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 से, क्योंकि नेक्स्ट चार्ज है वो इतना देना है। तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वो हमें पता चलेगा कि कितना चार्ज देना है, और फिर उसमें 25 रुपये देने हैं और 50 यूनिट के हिसाब से, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि ये अमाउंट का है। ऐसे ही फिर ये नीचे है, इसमें क्या है, इसमें ये वाला अमाउंट 50 वाला और फिर प्लस में ये वाला भी, मतलब टोटल कितना है 150। तो 25 रुपये ये, और इसके हिसाब से यहाँ से निकल के आएंगे 75। तो ऐसे 100 प्लस यूनिट माइनस 150 इंटू 1.20। अब जब नीचे वाला केस हो जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, ये तीनों का अलग अलग आएगा। पहली 50 यूनिट के 25 रुपये से 25 रुपये होते हैं, फिर नेक्स्ट 100 यूनिट तक 75 रुपये, और फिर नेक्स्ट 100 यूनिट तक 120। तो टोटल जब ये हो जाएगा तो वो 220 हो जाएगा। तो 220 प्लस अब जो भी यूनिट है, मतलब 250 यूनिट डायरेक्ट माइनस कर देंगे हम, क्योंकि 250 यूनिट का हमने ये निकाल लिया 220 पहले ही, 50 का ये, फिर 10 100 ये, फिर 100 ये, 250 यूनिट ये हो गई। तो यूनिट माइनस 250 माइनस करेंगे, फिर उसका मल्टीप्लाई करेंगे ये, तो फिर यहाँ से अमाउंट आ जाएगा। और फिर ये चार्ज निकालना है, उसमें नीचे लिखा था कि जो भी अमाउंट तुम्हारा निकल के आएगा उसमें 20% का अलग से एडिशनल चार्ज है। तो फिर हमने वो चार्ज निकाल लिया, अमाउंट इंटू 0.20 का मल्टीप्लाई करके, और फिर हम अब टोटल बता दे रहे हैं कि ये वाला चार्ज और ये अमाउंट टोटल इतना हो गया, तो टोटल अमाउंट हमारा ये हो गया। ठीक है,
एफ किस लिए है प्रिंट एफ में? ये परसेंट एफ में ये तो वही। हाँ। अच्छा ये वो है डेसिमल के बाद सिर्फ 2 वैल्यू प्रिंट करेगा। देखो मतलब पैसे है ना, पैसे क्या, पैसे निकाल रहे हैं हम तो। पैसे क्या होता है देखो 56, मान लो हमारी यूनिट रही हैं 167, इतनी यूनिट है। तो देखो इलेक्ट्रिसिटी बिल लिखा है उसने ₹144.48। तो ये 48 आया ना, जीरो के बाद सिर्फ 2 मतलब पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट प्रिंट हुई हैं। तो वो हम चाह रहे थे कि पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट प्रिंट हो। तो उसके लिए हमने यहाँ क्या लिया है 0.2F यूज़ किया है। और फिर अगर 2 हटा देंगे तो कितना प्रिंट करेगा? तो वो पॉइंट के बाद 000 ऐसे करके प्रिंट करके देगा। देखो अभी 167 यूनिट थी ना अभी 167। तो देखो वो क्या कर रहा है इतने मतलब 144.479996 ऐसे करके। तो ये 996 क्या होता है, पैसे तो हमारे में सिर्फ इतना ही होता है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे ये लगा दे रहे हैं 0.2, ताकि वो सिर्फ पैसे 2 यूनिट डेसिमल के बाद सिर्फ 2 बताए, तो हमको टोटल एग्जैक्ट उतना पता चल जाए। ठीक है। हाँ तो अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक वाला। तो देखो मैंने ना 2 कोड लिखे हैं, एक ये नीचे कोड है और जो कमेंट में भी डाल रखा है, और एक ये है। तो एक कोड मैंने इसलिए सिंपली नॉर्मली लिख दिया है ऐसे ही, कि जिसमें हम मान के चल रहे हैं कि जो भी मतलब यूज़र एंटर करेगा इक्वेशन, उसके रूट्स हमेशा रियल आने वाले हैं। तो अगर रियल हमेशा मतलब कोई ऐसी इक्वेशन मतलब जो रूट्स मतलब जो भी यूज़र है वो इस प्रोग्राम के थ्रू केवल ऐसी इक्वेशन के रूट निकालेगा जिसके रियल रूट होंगे। तो उस केस के लिए ये मैंने लिख दिया है कि मान लो अगर केवल ऐसी इक्वेशंस हो हमारे पास, हमें पहले से ही पता हो कि इस इक्वेशंस के तो हमेशा रियल रूट ही आएंगे, तो इस केस में सिर्फ ये वाला अगर इतना लिख देंगे कोड तो काम हो जाएगा हमारा। और बाकी फिर ये जो नीचे का कोड लिखा है मैंने वो क्या है, वो सारा सब कुछ निकाल के देगा। इमेजिनरी रूट होंगे तो इमेजिनरी रूट, और रियल रूट होंगे रियल, इक्वल होंगे तो इक्वल। तो वो भी हम बाद अभी डिस्कस कर लेता हूँ। तो पहले अभी इसको देख लेते हैं। तो जैसे कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसमें 3 वेरिएबल होते हैं ABC। तो ABC ले लिया, फिर एक D निकालते हैं हम, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं जिसको। तो D के लिए D ले लिया, और √1 और √2 R1 R2। तो परसेंटेज वही एंड मतलब A B और C की वैल्यू हमने ले ली यूज़र से कि भाई A और B और C बता दो। जैसे मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 6x² - 17x + 12। तो उसमें क्या हो गया, A की वैल्यू 7 हो गई और B की वैल्यू -17 हो जाएगी और C की वैल्यू 12 हो जाएगी। ये हो जाएगी ऐसे, ठीक है। तो रियल रूट्स निकालेंगे। तो अब क्या है हमें देखो ये ऊपर एक हेडर फाइल देख रहे होगे तुम, include math.h। तो ये किस लिए लगाई है, क्योंकि यहाँ हम डायरेक्ट स्क्वायर रूट ये फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, ये ना स्क्वायर रूट निकाल के दे देता है किसी भी वेरिएबल के। जैसे हमें अगर 16 का स्क्वायर रूट निकालना हो तो यहाँ हम ऐसे एंटर कर देंगे, ऐसे 16 कर देंगे, स्क्वायर रूट के अंदर 16 कर देंगे, तो वो क्या करेगा 16 का स्क्वायर रूट निकाल के दे देगा। यानी क्या हो जाएगा 4, डी में क्या हो जाएगा स्टोर 4। तो वही है। तो हम डिस्क्रिमिनेंट जब जो निकालते हैं D, वो क्या होता है B² - 4AC। तो यहाँ मैं D में क्या कर रहा हूँ, उसमें स्क्वायर रूट और करा के स्टोर करा ले रहा हूँ। वैसे डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है, सिर्फ इतना होता है B² + 4AC। तो B × B + 4 × A × C ये मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई मतलब ये सॉल्व होगा। सॉल्व होने के बाद इसका रूट जो होगा वो D में स्टोर हो जाएंगे। तो जैसे कि मैंने बोला कि रियल रूट मान के चल रहे हैं कि जो भी आएंगे वो रियल होंगे। तो रियल होंगे तो फिर क्या है R1 और R2 निकाल ले रहे हैं हम। तो R1 क्या होता है -के B + D और स्लैश मतलब अपॉन 2 × A, और दूसरा रूट क्या होता है -B - D अपॉन 2 × A। तो फिर यहाँ पे फिर प्रिंट कर दिया मैंने R1 और R2। तो रियल जैसे ये जो इक्वेशन लिखी है ना, ये 6x² और -70 + 2, ये इसके रूट होते हैं ना वो हमेशा रियल आते हैं। तो देखो मैं करके दिखा दे रहा हूँ। मैं जैसे इसकी कितने हैं 6 है, A की वैल्यू 6 है, और फिर -के 17 और 12 अगर एंटर करेंगे तो देखो रूट आए हैं, वो क्या है 120 और -के 18 रूट है। अब एक और इक्वेशन है, उसका है 6 है A और 7 और 13।
मतलब जो एक इक्वेशन होती है जिसमें 6x² 7। हेलो, वहाँ पे d+2 में लगता है धोखे से वो माइनस की जगह प्लस लिख गया है। √b² - 4ac होता है। अंडर b², अच्छा हाँ ये, हाँ Yes, सही yes. बोले, -4ac होता है। हाँ नीचे भी -4ac लिखा है मैंने कि +4ac लिखा है? कहाँ गया? नीचे सही है, नीचे सही है। नीचे सही है हाँ। ये तो सही। मैंने से तो यहाँ से रियल रूट मिल जाएंगे। अब क्या है, मान लो हमें नहीं पता कि वो जो इक्वेशन है उसका रूट कैसे आने वाले हैं, तो फिर हम नीचे वाला कोड देख लेते हैं अब, ठीक है। तो हम थोड़ी देर के लिए इसको कर देते हैं कमेंट में, हम सिर्फ नीचे वाला कोड देखेंगे। तो यही मैथ तो हमको चाहिए ही चाहिए, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए। और हम क्या कर रहे हैं, फ्लोट में ले रहे हैं, ठीक है, ABC सारी चीज़ें फ्लोट में ले रहा है। तो या तो इनको एक साथ लिख लो, ये जैसे सब चीज़ फ्लोट में है तो डायरेक्ट में कंटिन्यू लिखता जा रहा हूँ। यहाँ तो R1 और R2 या अलग अलग लिख दो, बात एक ही है। इमेजनरी के लिए इमेज ले लिया है और डिस्क्रिमिनेंट के लिए D, इनको हटा दे रहा हूँ। सारा फ्लोट में ही है तो सारा एक साथ ही कर देते हैं, ठीक है, क्यों लाइन बढ़ाना। फिर printf एंटर वैल्यू ऑफ ABC इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ABC वैल्यू स्टोर करा ली, %f एंड A एंड B एंड C। डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, D = B × B -4AC, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट निकल के आ गया हमारे पास D। अब हम चेक कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 है, अगर ग्रेटर देन 0 है तो मतलब क्या हो गया, जो भी रूट्स रहे होंगे उसके लिए हम अलग सॉल्व करेंगे। और फिर यहाँ D इक्वल है और D लेस देन है, तो हम जैसे होते हैं ना, वो यही तो होता है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 मतलब क्या है, रियल रूट्स आएंगे उसके। और अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो मतलब क्या है, उसके सेम रूट्स आएंगे। और डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 तो मतलब क्या है, इमेजिनरी रूट्स आएंगे। यही तो होता है मैथ्स में। यस सर। हाँ तो बस वही D > 0 कंडीशन ले ली हमने। R1 निकाल रहे हैं तो R1 में क्या है, B² D / 2 × A। और ऐसे दूसरा रूट क्या हो जाएगा, R2 B - √D / 2A। ये दोनों लाइन समझ में आ रही हैं, ये बताओ। हेलो सर। यही तो होता है, B प्लस जो भी डिस्क्रिमिनेंट निकल के आता है उसका रूट और फिर / 2A, और फिर इधर में माइनस जो भी रूट निकल के आता है उसका, और जो भी डिस्क्रिमिनेंट आता है उसका रूट / 2A। तो ये R1 और R2 हो गए। और फिर यहाँ हम वही प्रिंट करा रहे हैं, 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट एग्जिस्ट %f में। देखो यहाँ पर भी मैंने क्या कर रहा हूँ, देखो ये 0.2 लगाया है, ठीक है, क्योंकि फ्लोट वैल्यू है तो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा वो सिर्फ डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक दे, बस उतना हमारा काम है, चल जाएगा। तो R1 R2, ठीक है। एल्स इफ अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो 0 है तो इसका मतलब क्या है, जो रूट है वो इक्वल है। तो क्या रख दिया, R1 = R2 = -B/2 × A। मतलब क्या है, इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, इसको मत देखो, इतना देखो केवल पहले, -B/2A। यहाँ से जो भी रूट निकल के आएगा, मतलब यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी, वो R2 में स्टोर होगी, R2 में स्टोर हो जाएगी। और फिर R1 R2 इक्वल है तो फिर वो यहाँ पे जो भी वैल्यू निकल के आएगी R2 में स्टोर हुई है, फिर वो R1 में भी स्टोर हो जाएगी। तो फिर यहीं पे हम प्रिंट करा देना 2 इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट और R1 R2, और R1 R2 तो इक्वल ही है, ठीक है, तो वो प्रिंट हो जाएगा। एल्स इफ अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, यहाँ हम केवल एल्स भी लगा सकते हैं, क्योंकि अब क्या है, दो केस हो गए, D > 0 हो गया और इक्वल भी हो गया। तो अब क्या केस बचा, सिर्फ यही केस बचेगा। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा तुम लोगों को समझाने के लिए लिख दे रहा कि D अगर लेस देन 0 है तो मतलब क्या है, इमेजिनरी रूट है। तो इमेजिनरी रूट जब होते हैं तो उसमें क्या होता है, हमको पता है कि जो एक जो रूट होता है वो तो ऐसा होता है, रियल रूट ऐसे करके। हेलो यस सर, सुन रहे हैं। उसका फॉर्म होता है ना, जो फॉर्म, वो कैसा होता है, फॉर्म ऐसे ही तो होता है कि मतलब ऐसे होता है 4 प्लस आयोटा समथिंग कुछ सब, और दूसरा कुछ हो गया 4 - आयोटा समथिंग कुछ होता है।
तो ये जो पार्ट होता है ना वो तो रियल पार्ट मतलब कुछ कुछ रियल पार्ट टाइप का होता है ना, वो कैसे निकलता है, वो ऐसे निकलता है माइनस के b/2a से जो निकल के आता है वो ये चीज़ होती है इमेजनरी रूट्स में। तो भाई हम निकाल ले रहे हैं पहले R1 में, R1 R2 के लिए R1 और R2 माइनस के b/2a और इमेजनरी मतलब ये वाला ये चीज़ देखने के लिए। तो ये चीज़ क्या होती है, जो भी डिस्क्रिमिनेंट आता है उसका नेगेटिव, क्योंकि लेस देन जीरो है तो पहले से ही नेगेटिव में आएगा, तो हम क्या है एक और साइन लगा दे रहे हैं नेगेटिव को ताकि वो नेगेटिव ख़त्म हो जाए। फिर हाँ फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, स्क्वायर रूट निकालने के बाद उसको 2/a कर रहे हैं। तो फिर यहाँ से अब देखो जब यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं ना तब हम अपनी मर्ज़ी से साइन लगा रहे हैं प्लस और माइनस का। देखो परसेंटेज ये वाला देखो परसेंटेज 0.2f और तो पहला परसेंट 0.2f है तो उसमें क्या लिखा है R1 कितना है ये, यहाँ से जो मान लो 4 आएगा वो होगा प्रिंट। फिर प्लस का साइन लगाया देखो प्लस, फिर आयोटा क्योंकि आयोटा हमको चाहिए तो इसलिए आई लिख दिया है आई, और फिर %2f और उस सेकंड वाले %2f में क्या दिया है हमने इमेज मतलब जो यहाँ से निकल के आएगा इमेजनरी पार्ट, मतलब मान लो 564 प्रिंट निकल के आया तो 564 प्रिंट हो जाएगा फिर वो यहाँ से इतना। तो मतलब ये एक रूट हो गया, एंड मतलब दूसरा रूट अब हम लिखने वाले हैं। तो यही %0.2f मतलब R2 जो कि R2 R1 इक्वल है तो मतलब 4 हो जाएगा, और फिर माइनस ये माइनस और आई और 56 मतलब 564 तो वो फिर से इमेज। तो इमेज आ रहा है समझ में? हेलो यस सर ये वाला भी सेंड कर देना ग्रुप में। ठीक है सारे ही कोड सेंड कर देंगे, टेंशन ना लो। तो ख़त्म हो गया और टाइम सर हमने वो किया है ना